में जो विवाद हुआ है वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। और कृष्णा सोबती के उपन्यासों में जो सेक्सुअलिटी की जो बात है उसको न जाने कितने कितने तरीकों से इधर उधर सांस्कृतिक रूप देकर उलझा कर यहाँ वहाँ फंसा कर, मतलब आप सोचिए कि जो जेन जी पीढ़ी है जो कि जिसके लिए सेक्सुअल असर्ट जो है वो बहुत कोई टैबू की चीज नहीं है, वो हिंदी के विद्वानों को क्यों सुनेगी? वो क्यों सुनेगी? क्योंकि सेक्स डिप्राइव की प्रॉब्लम नहीं है ना उसकी मित्रों की। वो सेक्स डिप्राइव तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी समस्या है, उस पावर से समस्या है जिसको कि बार बार हम लोग यहाँ वहाँ जो ओवर पावर करता है, वो मेल जो है, जो पेट्रियार्की है, जो ओवर पावर उस पर करती है, उसका एक रिएक्शन है जिसको बार बार सेक्सुअल डिप्राइव मतलब मित्रों जैसे कोई प्रॉब्लम में है, इस तरह की चीज में। तो अगर ये नई पीढ़ी जो बिल्कुल 2000 के बाद पैदा हुई है उसके लिए ये बहुत प्रासंगिक चीज नहीं होगी। उसको चाहिए कोई ऐसी चीज जिसमें कि आप बताएं कि ये सत्ता व्यवस्था के भीतर से सिर्फ स्त्री के भीतर ज्यादा और बाकी लोगों के भीतर भी ये चीज कहाँ से पैदा हो रही है। तो इस पर हम विचार कम किया करते हैं। अक्सर अमृता प्रीतम और कृष्णा सोबती को लेकर हम इन्हीं जगहों पर ज्यादातर फंस जाते हैं। जितना मैंने डार से बिछुड़ी भी मैंने एक समय में पढ़ा था बहुत मन से, और उसकी भी लगभग एक तरह की कहानी थी जिसमें एक स्त्री की जर्नी है जो अपने को खोजती हुई बहुत सारी जगहों पर जाती है और वापस लौट कर उन्हीं जगहों पर लौटती है जहाँ से वो निकली थी, एक अलग रूप में, एक अलग संरचना के साथ वो लौटती है। इसीलिए उसका शीर्षक ही था डार से बिछुड़ी। और ऐसे ही मित्रों मरजानी का, तो वो घूम फिर कर उन चीजों पर आने की बजाय जो कि शायद बात हुई होगी और उसमें बेहतर बात आई होगी, जरूरी बात आई होगी, उससे इतर मैं बात अब शुरू करूंगी जिस पर कि हमारे संजीव जी ने काफी बातें कह दी है, जिसमें भारतीयता और प्रतिरोध। जब हम बार बार भारतीयता पर उलझते हैं, जो उन्होंने भारतीय और अभारतीय के ढांचे में उन्होंने जो बात कही, तो हमें बराबर, और एक बात ये आती है कि पश्चिम से आया हुआ जो उन्होंने कहा भी, तो पश्चिम से आया हुआ या कहीं से आया हुआ, लेकिन किसी भी जगह की परिस्थिति के अनुसार उस जगह का एक वर्ग बनता है। किस वर्ग से, किस जगह पर, किस स्टैंड पॉइंट से खड़े होकर वो बात कही जा रही है। अगर उस वर्ग को हम नहीं पहचानेंगे तो न भारतीयता पहचान पाएंगे, न भारतीयता के भीतर के लेयर्स को पहचान पाएंगे, न जियो पॉलिटिक्स के तहत दुनिया भर में जो राजनीति चल रही है उसको पहचान पाएंगे। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद चीजें इतनी ज्यादा क्लोज हो गई हैं कि किसी तरह की राष्ट्रीयता उस रूप में रह भी नहीं गई है, तो कैसी भारतीयता होगी? अगर मैं स्त्रियों की बात करूं तो नीता अंबानी भी स्त्री हो सकती हैं, मैं भी स्त्री हो सकती हूं, और हमारे यहाँ जो काम करने वाली स्त्रियां हैं वो भी स्त्री हो सकती हैं। तो सबकी स्थिति किस तरह से, सभी स्त्रियों के साथ एक तरह का शोषण हो सकता है, लेकिन वो शोषण किस तरह का हो सकता है, इस पर हम बिना वर्ग को समझे और बिना राज्य के चरित्र को समझे और इन दोनों के अंतर संबंधों को समझे हम किसी भी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ तक कि स्त्री की सेक्सुअलिटी या किसी भी तरह की उसकी समस्या को राज्य और वर्ग की संरचना को समझे बगैर हम नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए जब सबसे पहले यहाँ मार्क्सवाद पर लगातार बात हुई इस सेशन में, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी लेकिन एक संकेत जरूर दूंगी इसको समझने के लिए, जिस पर कि हमेशा एक डिस्कशन चलाया जाता है, आधार और अधिरचना, यानी बेस और सुपर स्ट्रक्चर। अक्सर साहित्य और संस्कृति को सुपर स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया जाता है और उसमें एक यांत्रिक ढंग से, जैसे कि उसको संस्कृति एक ऐसी चीज है, लेखक एक ऐसी चीज है जो दुनिया से परे बहुत आगे की चीजें सोचता है और वो अपने समाज में रहते हुए भी समाज से बहुत आगे निकल जाता है। तो संस्कृति और राजनीति कोई अलग चीज नहीं है, और संस्कृतियां भी वर्गीय होती हैं और जातीय भी होती हैं, और ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। राजनीति कोई अलग चीज नहीं है, आर्थिक स्थिति कोई अलग चीज नहीं है, और संस्कृति कोई अलग चीज नहीं है। तीनों के अंतर संबंध है और अलग अलग ढंग से एक दूसरे को कभी कभी वो अलग अलग रूप में पुश करते हैं, जिसके कारण स्थितियां बदलती हैं। तो लेखक के अपने मानक होंगे, बार बार कहा भी गया कि लेखक के अपने मानकों पर, तयशुदा मानकों पर ही देखना चाहिए, उसके अपने समय समाज के अनुसार। तो कौन सा समय समाज, उस समय समाज में वर्ग किस तरह के थे, लोग किस तरह के थे, और वो किस जगह पर वो लिखा जा रहा, किस राज्य के हित में लिखा जा रहा था, इसको समझे बिना हम लेखक को एक भव्य और बहुत बड़ा स्वरूप तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों से भटका भी सकते हैं। इसलिए इस चीज को समझे बिना हम स्त्री के इन प्रश्नों को भी हल नहीं कर सकते, और यहीं पर स्त्रीवाद की भी अपनी अपनी सीमाएं आ जाती हैं।
मैं एक किताब की चर्चा अक्सर करती हूँ और इस बार भी उस किताब की चर्चा करूंगी। वो तेलुगु राइटर हैं रंगनायकम्मा, आप सभी जानते भी होंगे। उन्होंने अस्मिता विमर्श को लेकर, जिसमें कि स्त्री का भी चिंतन है, उन्होंने उस किताब में लिखा कि हमारी ही अपनी अलग अलग पहचानें होती हैं। एक ही समय पर मैं स्त्री हो सकती हूँ, एक ही समय पर मैं दलित हो सकती हूँ, एक ही समय पर मैं श्रमिक हो सकती हूँ और एक ही समय पर कुछ और भी हो सकती हूँ। यानी 2500 मेरी पहचानें हो सकती हैं, जिसमें जितना आप बढ़ावा करना चाहें कर सकते हैं। किसी के सफ़ेद बाल हैं, किसी के काले बाल हैं, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट बड़ी है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है और इस आधार पर तमाम पहचानें बन सकती हैं। लेकिन हमारा समाज कौन सा है? क्या वो सामंती समाज है या पूंजीवादी समाज है? अगर हमारा समाज पूंजीवादी है तो उसका प्रधान अंतर विरोध हमेशा पूंजी से हमारा हो रहा है और पूंजी बड़ी संख्या में स्त्रियों को एक श्रम शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जहां पर जिसको कि संजीव जी ने कहा कि पूंजीवाद हमेशा बुरा नहीं होता, वो जब अपने शुरुआती दौर में आया तो वो तमाम विकास और एक नए मध्य वर्ग को उसने बनाया और तमाम तरह की आजादियां और बहुत सारी चीजें हमें उसने दी। लेकिन जब वो संकट में आया तब ये सारे आंदोलन, प्रतिरोध और बाकी वो स्त्रियां भी श्रम शक्ति में बड़े रूपों में आई। लेकिन जब हमारा अंतर्विरोध उस पूंजीवाद से है तो फिर हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? एक स्त्री के रूप में भी मेरा शोषण हो सकता है, जो होता है। एक दलित के रूप में मेरा शोषण हो सकता है, अल्पसंख्यक के रूप में मेरा शोषण हो सकता है, जिसके खिलाफ मुझे बोलना है, जिसके आंदोलनों के साथ मुझे खड़ा होना है। लेकिन पूंजीवाद जो कि स्ट्रक्चर है इस समय का, जो कि समाज है, उससे लड़ने के लिए जो मेरी सबसे बड़ी पहचान, जो कि सत्ता को चुनौती दे सकती है या मेरी जो मांगे हैं उसको मनवा सकती है या मेरे जो असर्शन मेरा है वो पावरफुल हो सकता है, वो मेरा महिला, दलित, इसके साथ जुड़े हुए वो श्रमिक के रूप में जब मैं उसको असर्ट करती हूँ तो व्यवस्थाएं रुक जाती हैं। क्योंकि अगर कामगार वर्ग या कामगार महिला काम रोक देती है तो सारी चीजें ठप हो जाती हैं, सारी इकोनॉमी उसी पे चल रही है, सारी चीजें। आपको जानकारी होगी कि बांग्लादेश में जो भी क्राइसिस आई, वो बांग्लादेश में जो गारमेंट फैक्ट्रीज में औरतें थीं और जो काम चल रहा था उसमें बड़ी संख्या में औरतें थीं और उसके बल पर वो पूरी वहाँ की इकोनॉमी चल रही थी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी 8 मार्च, आज कृष्णा सोबती जी का जन्मदिन है और 8 मार्च भी आने वाला है। इस रूप में हमें याद करना चाहिए कि 8 मार्च किन महिलाओं का था। 8 मार्च से पहले जो आंदोलन चल रहे थे, जिसमें शर्टवेस्ट कंपनी में लगभग 200 महिलाएं जलकर मर गई, उसके बाद एक आंदोलन उठा और उसके बाद धीरे धीरे वो आंदोलन अलग अलग समय में आता रहा और महिलाओं ने उसमें गोली भी खाई। गर्भवती महिलाएं सामने आई, उन्होंने काम के घंटों को लेकर, मताधिकार को लेकर, बाल श्रम के अधिकार को लेकर के अपना आंदोलन चलाया और आगे बढ़ करके उन्होंने उस आंदोलन को लीड किया और धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे मान्यता दी और जैसे ही वो मान्यता मिली तमाम देशों में और चीजें और बदलाव आने लगे। आप सोचिए कि वो 8 मार्च जो महिलाओं का दिन मनाया जाता है, जिसे हम सिर्फ एक कोमल और एक इसी तरह की चीजों से मना लेते हैं, उसके पीछे इतना बड़ा आंदोलन उन महिलाओं का रहा है। तो क्या आज के समय में जब हम पूंजीवाद के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जहाँ पर हमें सीधे आप देख रहे हैं कि किस तरह की बेरोजगारी है, किस तरह का क्राइसिस है, और इसीलिए बहुत सारी जगहों पर ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी या नहीं भी मिल सकती है, लेकिन ये विचार करके आप सोचिए कि क्राइसिस जब भी आती है सबसे पहले समाज में सेक्सुअलिटी को और धर्म को उकसा दिया जाता है, जिससे सेंसिटाइज हो जाए। दो ऐसी चीजें हैं जिससे बहुत जल्दी सेंसिटाइज होकर के चीजें बिखर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेक्सुअलिटी कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या उस पर बात होती है? तो हमें याद करना चाहिए कि लेनिन ने एक बार क्लारा ज़ेटकिन से बात की थी और 20वीं शताब्दी में जब क्राइसिस था पूंजीवाद का, उस समय भी सेक्सुअलिटी को ऐसे ही उछाल दिया गया था और धीरे धीरे उन आंदोलनों को भोथरा किया गया जिसमें कि हमारे अधिकार सीधे हमें मिल सकते थे। और धीरे धीरे और विश्वविद्यालयों से ऐसी थियरी, ऐसे डिस्कोर्स और उनको पीछे से ऐसी फंडिंग जिससे कि हमारी मेन जो लड़ाई है उसको धूमिल किया जा सके। तो इस तरह उस समय भी कोलंटाई ने एक स्त्री और यौनिकता नाम से एक लेख लिखा। क्लारा ज़ेटकिन और लेनिन में बातचीत हुई कि हमारे यहाँ जो ब्रॉथल्स हैं, जहाँ पर वेश्यावृत्ति हो रही है, वो बड़ी समस्या है और इसे हम कैसे टेकअप करें। तो लेनिन वहाँ पर कहते हो सकता है कि किसी को लग सकता है कि ये महिला विरोधी बात हो सकती है, लेकिन हमें सोचना चाहिए
कि अगर हमें वाकई उसे एबॉलिश करना है तो हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करना होगा कि नहीं। अगर जाति को हमें एबॉलिश करना है तो हमारे पास संपत्ति जिसके पास होगी वही तो संपत्ति में अधिकार मांगने जाएगा, जिसके पास संपत्ति होगी ही नहीं वो किस में अधिकार मांगने जाएगा। उसके लिए संविधान या लोकतंत्र भी कितना काम आ सकता है। तो जब उसे आप एक समस्या की तरह एक लेयर बाय लेयर एड्रेस करते हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य उसको एबॉलिश करना है तो क्या वो आंदोलन जो कि वेश्याओं पर या इन चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं लगा 20वीं शताब्दी में फ्रांस में और बाकी जगहों पर, उस पूरा आंदोलन जो उठा हुआ था, उन्होंने कहा कि हम उस पर बात करेंगे लेकिन वो हमारा पहला अंतर विरोध नहीं है, इसलिए हमारा वो पहला काम नहीं होगा। हमारा पहला काम होगा हम जब वो जो कामगार औरतें हैं जो उत्पादन से जुड़ी हुई हैं, पहले भी बात हो चुकी है उसे मैं नहीं दोहराऊंगी, कि अगर उत्पादन में महिलाएं नहीं जुड़ेंगी तो अपनी वो जो मुख्य आज़ादी है जिससे उनके ऊपर जो सप्रेशन हुआ है उसको एबॉलिश करने का रास्ता उनको कभी भी नहीं मिल सकता है। तो ये कहने में ये बात अजीब लग सकती है कि उन्होंने कहा कि वो हमारी मुख्य समस्या नहीं है। हमारी मुख्य समस्या है कि जो उत्पादन में भागीदार करने वाली औरतें हैं जो अपनी लड़ाई बहुत शार्प ढंग से, प्रखर ढंग से लड़ रही हैं, और मध्य वर्ग और एलीट वर्ग जो चाहता है कि इस राज्य सत्ता को बनाए रखा जाए, वो इस तरह के मुद्दों से हमारे आंदोलन में जा करके उस आंदोलन को खत्म करने का एक तरीका अपनाता है, एक सांस्कृतिक तरीका अपनाता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो लड़ाई अभी हम मुख्य रूप से नहीं लड़ेंगे, हम पीछे खड़े हो सकते हैं, आगे जाकर के वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि लेनिन और क्लारा ज़ेटकिन के मुद्दे में सेक्सुअलिटी का मुद्दा नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग सेक्सुअलिटी के मुद्दे पर बार बार बात कर रहे हैं वो उसमें जाते क्या, उनका पर्पस क्या है उसमें, क्या उसे वाकई वो ये समझ रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के आधार पर स्त्री के भीतर सेक्सुअलिटी की ये समस्या इस तरह की आई है। और कबीलाई समाज की अभी बात हो रही थी जहां पर आदिम सभ्यता थी, तो उसमें तो जिसमें कि परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति किताब की चर्चा हुई, जिसमें पुनर्वान फैमिलीज और तमाम गोत्रों की चर्चा करके वो बताते हैं कि किस तरह से निजी संपत्ति के संचयन से महिलाओं और वर्गीय विभाजन हो गया, श्रम का विभाजन हो गया स्त्री और पुरुष के बीच में। तो कई लोग ये कहते हैं कि कबीलाई समाज में तो ये असंस्कृति थी, बाद में सभ्यताएं आई तो चीजें ठीक हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कबीलाई समाज में जिस तरह की फैमिली थी वो सामूहिक आधार पर थी, उसमें जो बच्चा था, मातृत्व का भी बहुत ग्लोरिफिकेशन अभी पहले वक्तव्य में भी हो रहा था, अब आगे भी धीरे धीरे अलग ढंग से हो रहा था, या तो मातृत्व का ग्लोरिफिकेशन या तो मातृत्व से बिल्कुल नेगेशन। ये स्थिति तो नहीं इस तरह से चीजें चलती हैं। तो जब सामूहिक परिवार से तो मातृत्व का ग्लोरिफिकेशन ऐसा नहीं था क्योंकि वो समूह का बच्चा होता था, कबीले का बच्चा होता था, इसीलिए सबका बच्चा होता था। चूंकि माएँ ही, स्त्रियां ही पैदा करती थी तो वो मातृ सत्तात्मक परिवार था, माताओं का बच्चा होता था। एक किताब है मफिन स्टोन की, व्हेन गॉड वाज वुमेन, वो किताब बहुत अच्छी है, गर्डा लर्रन की एक किताब जो है व्हाट इज पेट्रियार्की से भी बेहतरीन किताब वो है, व्हेन गॉड वाज मदर, तो वुमेन। तो जब वहां से हमें पता है कि अगर वो शुरू हो रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी से और धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी के संचयन से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसका खात्मा, उसको एबॉलिश भी हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के एबॉलिशमेंट के साथ ही कर पाएंगे। तो हम ये क्यों कहते हैं कि हम पहले असभ्य थे और धीरे धीरे सभ्यता में आते आते अब हम उस तरह की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। एक सामाजिक, एक सामूहिक समाज जिससे चलता है उसको बनाए बिना, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के आधार पर खड़ा नहीं होगा, उस समाज को बनाए बिना स्त्री का प्रश्न हल नहीं हो सकता है। इसीलिए हमेशा राजनीतिक रूप से वे महिलाएं जो उत्पादन में अपनी भागीदारी करती हैं उनके साथ खड़े हुए बिना हमारे इन फेमिनिस्ट राइटर्स की, इन सांस्कृतिक आंदोलनों की आलोचना की, हिंदी कविता की या किसी भी इस तरह के लेखक की जो लड़ाई है वो उनके साथ खड़े हुए बगैर हम सांस्कृतिक रूप से तमाम तरह की चर्चाएं तो कर लेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य उसको एबॉलिश करना कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका मूल में प्राइवेट प्रॉपर्टी अभी भी निहित है, जो कि नहीं जा रही है। और पूंजीवादी समाज का तो वो सबसे मुख्य कारक है, इसलिए उसे मिटाना बहुत मुश्किल है।